हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। रोज सुबह की आदत है, क्योंकि रोज सुबह आपकी क्लास होती थी तो गुड मॉर्निंग ही निकल रहा है। फिलहाल गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। बारिश बहुत बेहतरीन ढंग से हो रही है, भीजते हुए आया हूँ, क्योंकि पहले से ये था कि आपकी क्लास होनी है। ठीक है, टेबलेट ले लीजिएगा। चलिए, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट करेंगे। यूपी स्पेशल पे मैराथन क्लास होने वाली है। आप सबको पता है कि आरओ एआरओ की एग्जाम में आरओ एआरओ का जो एग्जाम होने वाला, उसमें कम से कम 10 प्रश्न जो हैं वो आपके यूपी स्पेशल से होने वाले हैं। कितने प्रश्न? कम से कम 10 प्रश्न आपके कहां से होंगे? यूपी स्पेशल से होंगे। तो परीक्षा के टाइम पे ये टॉपिक पढ़ने से चीजें आपको याद रहेंगी, इसलिए क्लास आपका इस समय लिया जा रहा है। 7 लोग लाइव में जुड़ गए हैं। अयान चौधरी, आज मैराथन है क्या? हाँ, मैराथन है। राधा रानी करहाल, ये सारे लोग जुड़ गए हैं। बाकी सभी लोग भी फटाफट आ जाइए, ताकि जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट किया जा सके। चलिए, हम लोगों ने मैराथन में आज हमारा जो मंडल पढ़ने चल रहे हैं, प्रयागराज मंडल पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, प्रयागराज मंडल पढ़ेंगे। आज हम लोग इस मैराथन क्लास में कम से कम 4 मंडल, प्रयागराज, बरेली, बस्ती, चित्रकूट और देवी पाटन, यहां तक पढ़ के समाप्त करेंगे। 3 घंटे के आसपास ये क्लास आपकी चलने वाली है। ठीक है, महिमा वर्मा जुड़ गई, स्वागत है। सभी लोग शेयर कर दिए। दीपिका जी, आप भी शेयर मार दीजिए। चलिए, देखिए, प्रयागराज मंडल में अगर हम लोग बात करें जनपदों की, तो टोटल 4 जनपद है प्रयागराज मंडल के अंदर। ठीक है, तो सवाल पूछ सकता है कि प्रयागराज मंडल में कितने जनपद हैं। याद रखिएगा, प्रयागराज मंडल में टोटल सर जी, एग्जाम को देखते हुए प्लीज पूरा जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए भैया। अयान जी, इसी वजह से तो मैराथन लेके आया हूं। 3 घंटे आपको पढ़ाने चल रहा है यूपी स्पेशल। 2 दिन में आपका पूरा यूपी स्पेशल समाप्त करने वाला हूं। ठीक है, मात्र 2 दिन लगेगा। राजीव गुप्ता, स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। चलिए, प्रयागराज मंडल, इसमें जनपदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, जनपद जो आपके हैं वो 4 है। प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, और आपका क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। सभी लोगों से निवेदन है कि फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ जुड़ पाए और इस मैराथन क्लास का फायदा उठा पाए। चलिए, तो देखिए, पहला जनपद आपका है प्रयागराज, दूसरा है आपका प्रतापगढ़, तीसरा है फतेहपुर, और चौथा क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां देखिए, प्रयागराज जनपद किससे किससे सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, पहले हम लोग पहला जनपद पढ़ने चल रहे हैं प्रयागराज। अब देखिए, प्रयागराज किससे किससे सीमा साझा कर रहा है वो देखिएगा। 13 लोग जुड़ चुके हैं। देवका, आयांश, सभी लोग एक बार शेयर मार दीजिए। अपने अपने मोबाइल पे आप लोग स्टेटस लगा दीजिए। जितने लोग अभी क्लास देख रहे हैं, सभी लोग अपने अपने मोबाइल पे स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा। चलिए, प्रतापगढ़ देखिए 1 हो गया, जौनपुर आपका 2 हो गया, भदोही आपका 3 हो गया, मिर्जापुर आपका 4 हो गया, मध्य प्रदेश आपका 5 हो गया, चित्रकूट आपका 6 हो गया, कौशाम्बी आपका 7 हो गया। दैट मीन्स प्रयागराज जो है वो 7 जिलों से सीमा साझा करता है। 7 जिलों से सीमा साझा करता है, याद रहेगा। तो प्रयागराज कितने जिलों से सीमा साझा कर रहा है? 7 जिलों से सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, जितने भी लोग नए हैं उनका भी स्वागत है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़िए भैया, अगला है प्रयागराज जनपद के बारे में। देखिए, प्रयागराज जनपद का मुख्यालय क्या रहेगा? प्रयागराज ही रहेगा। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय आपका प्रयागराज ही होने वाला है। ठीक है, चलिए, जाओ अब निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दूंगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चीजें आपको समझ में आ रही है? बेहतरीन ढंग से क्लास आपकी चल रही है। बाकी सारे लोगों को भी जोड़िए, सभी लोग आ जाए फटाफट। मंडल, प्रयागराज मंडल का प्रदेश में ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह मंडल काशी, अयोध्या और तीर्थराज प्रयाग के त्रिकोण का केंद्र है। ठीक है, तो ये आपका केंद्र होता है। ये माना जाता है कि त्रिकोण पे स्थित है। यहाँ पे आपका अयोध्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रयागराज हो जाएगा, यहाँ पे वाराणसी हो जाएगा। तो इस त्रिकोण पे आपका ये स्थित है। आयांश, राधा जी जुड़ गई है, माही गौतम जुड़ गई हैं। सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास में जुड़ पाए। ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है, तो फटाफट एक बार शेयर मार दीजिए। देखिए, मैं भी शेयर कर रहा हूं, अगर आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर देंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए, मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी एक बार शेयर मार दीजिए। क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं, बस एक बार मैं भी अपने स्टेटस पे लगा दूं, तो आप लोग भी एक बार लगा देंगे तो मजा आ जाएगा भैया। सभी लोगों से निवेदन है कि अपने स्टेटस पे अपडेट जरूर कर दीजिए सभी लोग, ताकि सबको पता चल जाए कि क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, पूर्व नाम इसका क्या है? संगम नगरी कहते हैं, जानते हैं। कुंभ नगरी कहते हैं, अभी महाकुंभ लगा था, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो संगम नगरी के नाम से जाना था। माही, आर्य तिवारी, अयान, सभी लोग जुड़ गए हैं। सभी लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग शेयर भी मार दीजिएगा।
तीर्थराज हो गया, इलाहाबाद हो गया, अमरूद नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो लाल अमरूद है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो लाल अमरूद है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ये बात भी आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए, ईश्वर का निवास स्थान भी कहते हैं। आगे देखिए, ऐतिहासिक स्रोत आपका जो है वो तो है ही, यह क्षेत्र ऋषि भारद्वाज का, यहाँ पे आपका भारद्वाज आश्रम स्थित है। कहाँ पे? आनंद भवन के पास में। तो भारद्वाज आश्रम ऋषि दुर्वासा, ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली है। इस जनपद का वर्तमान झूसी क्षेत्र में चंद्रवर्षी राजा पुरुरवा का राज्य भी था। ठीक है, तो झूसी किसका था? चंद्रवर्षी राजा जो थे पुरुरवा, उनका राज्य क्षेत्र झूसी को माना जाता है। सुनील राज जुड़ गए, स्वागत है भैया। दीपिका, माही, गौतम, सबका स्वागत है। सभी लोग एक बार क्लास को आज शेयर मार दीजिए। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां इस क्लास को देख रहे हैं, जो डेली क्लास में आते हैं, आज इस क्लास को ऐतिहासिक क्लास बनाना है और आप सभी का सहयोग जरूरी है। आगे बढ़िए भैया। अगला, वर्ष 1801 में अवध के जो नवाब थे उसने इस क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया था। ठीक है, तो सवाल पूछ सकता है कि इस क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपा गया, तो आप बताएंगे कि इस क्षेत्र को कब सौंपा गया है भैया। तो हमने आपको बता दिया 1801 में ब्रिटेन को यह सौंप दिया गया था। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, सैन्य क्षेत्रों के लिए ब्रिटिश ने इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे अकबर का बनाया हुआ एक किला है जिसे हम लोग इलाहाबाद किला कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि अकबर का बनाया है, वर्तमान में वो सैन्य पर्पज के लिए ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, मैं नहीं दिख रही क्या? दिख रही है। माधुरी गुप्ता, आपका भी स्वागत है। राजीव, माधुरी, अयांश, दीपिका, माही, सुनील राज, सबका स्वागत है। और सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, 1858 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों सरकार के अधीन आ जाने के पश्चात इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद रखा गया था। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, भौगोलिक स्थिति आपका दिया, ये आप देख सकते हैं। चलिए, गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ शहर कौन सा है? प्रयागराज है। तो गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ शहर क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। शिवम सैनी जुड़ गए, स्वागत है शिवम जी आपका। सारे लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने जितने ग्रुप हो वहां पे इस वीडियो को भेज दीजिए, अपने अपने मोबाइल के स्टेटस पे लगा दीजिए कि लाइव क्लास चल रही मैराथन की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। और आगे बढ़िए, सीमा रेखा देखिए, पूरब में संत रविदास, भदोही और मिर्जापुर आपका जुड़ा हुआ, पश्चिम में कौशाम्बी और चित्रकूट से इसकी सीमा लगती है, उत्तर में प्रतापगढ़ से, और दक्षिण में रीवा मध्य प्रदेश से भी इसकी सीमा आपकी टच करती है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, यहाँ पे ये सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो यहाँ से होके गुजरते हैं। नदियां यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती लुप्त है, बाकी तीनों नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। तो गंगा, यमुना, ये सारी नदियां यहाँ पे प्रवाहित हो रहे हैं। आदित्य मौर्य जुड़ गए, स्वागत है। प्रवीण राव जुड़ गए, स्वागत है भैया सभी का। चलिए, झीलें, लावांकला झील यहाँ पे पाई जाती, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे निचली गंगा नहर है, शारदा नहर है, रिहंद नदी घाटी परियोजना है, वेलन टोंस नहर है, मेजा जलाशय है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बाकी चीजें भी आपको समझ में आएंगी, फटाफट अभी देखिएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग भैया शेयर मार दीजिए क्लास। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं, कोई चलता है पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाते हैं। तो आपको आरो यारों में सिलेक्शन लेना है, पद चिन्हों पे चलना नहीं है बल्कि दूसरों को चलवाना है, तो सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। एमसीक्यू अभी इसके आगे आएगा। अयांश चौधरी जी, थोड़ा धैर्य रखो बेटा, अभी शुरुआत में उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, इसके आगे देखो एमसीक्यू आएगा। ये देखो, इसके बाद अभी एमसीक्यू आना चालू होगा, देख रहे हो। पहले भूमिका बनाने दो, क्लास शुरू होने दो, एमसीक्यू तो कराऊंगा ही, सारे एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, चलिए, पहले ही आप लोग भैया उतावले हो जाते, सर सवाल सवाल आएगा, कुछ नहीं, अभी एक सवाल पूछेंगे तो बताएंगे नहीं, लेकिन सवाल पहले कराना चाहिए, यही सब है। अब मैं, मुझे पता है ना कैसे पढ़ाना है, तो मैं चीजें उस अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। भैया कह रहे हैं किसे शेयर करें? अब जिसको आप लोग का मन कहे भैया तो शेयर कर दीजिए, अगर किसी को मन कह रहा हो शेयर करने का तो शेयर कर दीजिए, और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, ये तो आप लोगों के हाथ में है ना। चलिए इसके आगे बढ़िए, आगे देखिए, उद्योग यहाँ पे मूज उद्योग आपका है इलाहाबाद का। ठीक है, मूज उद्योग है, ये फेमस है। अब देखिए यहाँ पे अभ्यारण्य या पक्षी विहार क्या है? चांद खमरिया ब्लैक वंक कंजर्वेशन रिजर्व है आपका। ठीक है, पूछ सकता है इलाहाबाद में क्या है, तो याद रखिएगा। शिवम सैनी, माही, अयांश, स्वाति तिवारी जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। स्वाति जी, परवीन जी, दीपिका जी, सबका स्वागत है।
कोई बात नहीं भैया, आयांश जी बकैती कम करिए, क्लास पे ध्यान दीजिए यार प्लीज, ठीक है। मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं हो रहा हूं, बता रहा हूं भैया कि थोड़ा धैर्य रखिए, मजा आएगा क्लास में, आपको थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, मूंजवा कांस का उत्पाद जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है। तो भैया आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ क्लास देखते जाइए, बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है। चलिए, याद रहेगा। पूजा वर्मा जुड़ गई, गुड इवनिंग सर जी, स्वागत है पूजा जी, आपका भी स्वागत है। भौगोलिक संकेतक आपका देखें तो जीआई टैग किसे मिला है? जो इलाहाबादी अमरूद है, लाल वाला अमरूद यहाँ का फेमस है, ठीक है। लाल वाला इलाहाबादी अमरूद आपका बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ का, इसको याद रखिएगा, उसे आपको जीआई टैग मिला हुआ है। और आगे बढ़िए, प्रयागराज मंडल की अगर हम लोग प्रशासनिक परिचय के बारे में देखें, लोकसभा की सीटें यहाँ पे दो हैं, एक आपका प्रयागराज और आपका एक है फूलपुर, ठीक है। तो फूलपुर आपकी तहसील पड़ती है, आप जानते होंगे। यहाँ पे दो सीटें हैं लोकसभा की, कौन कौन सी सीटें हैं? एक प्रयागराज है, एक फूलपुर है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या, यहाँ पे विधानसभा की 12 सीटें हैं, ठीक है। तो प्रयागराज में विधानसभा की सीटों की संख्या 12 है। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो याद रखिएगा, प्रयागराज या इलाहाबाद जिला जो पहले था, वहां पे सीटों की संख्या आपका सबसे ज्यादा है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी ये सवाल आपसे पूछे कि सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है, तो याद रखिएगा आप लोग, सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? प्रयागराज में है, ठीक है। सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? विधानसभा सीटों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में कहां पे है? प्रयागराज में है। क्लियर है ये सवाल, याद रहेगा। आगे बढ़ जाएं, बताइए आप लोग, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगर यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई है तो। चलिए, कोरांव, फाफामऊ, प्रयागराज पश्चिम, इलाहाबाद, ये सारे आपकी सीटें हैं, ठीक है। तो 12 सीटों के नाम जान लीजिए। 12 आपका है, करछना है, सोरांव है, प्रयागराज दक्षिण है, मेजा है, फूलपुर है, प्रतापपुर है, कोरांव है, फाफामऊ है, प्रयागराज पश्चिम है, इलाहाबाद उत्तर है और आपका हंडिया है। इतनी सीटें हैं, यानी कि जो आपका प्रयागराज जिला है उसमें कुल सीटों की संख्या आपका 12 है, याद रहेगा। चलिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक? शेयर मारते हुए चलिए भैया। तहसीलों की संख्या 8 है। स्थापना देखिए, गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम तट पर तीर्थराज प्रयागराज प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो यहीं पे आपका स्थित है, ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आपका कहां पे है? यहीं पे है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ेंगे भैया, इसके आगे चीजों को देखिएगा। फिर दिया है आपका, यहाँ पे माघ मेला का आयोजन होता है 1575 में। मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग का नया नाम इलाहाबाद या अल्लाह का शहर रखा था, ठीक है। तो पूछ सकता है 1575 में इसका नाम कब बदला गया था? प्रयाग से बदल के इलाहाबाद कब किया गया था? तो 1575 में मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था, जिसे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2018 में परिवर्तित कर पुनः प्रयागराज कर दिया, ठीक है। तो योगी जी कहें भैया अगर तुम बदलोगे तो हम भी बदलेंगे। विजय यादव भी जुड़े हैं, स्वागत है भैया। मोनिका पांडे जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो ये बदल के रख दिया गया था। आगे बढ़िए, विकास खंड देखिए, पिछली मैराथन जो हमने कराई थी अभी एक हफ्ते पहले वाली मैराथन में, उस मैराथन क्लास में लाइव में 120 लोग लाइव जुड़े थे। तो धीरे धीरे अभी क्लास स्टार्ट हुई है, आप लोग शेयर करते जाएंगे तो संख्या 100 को पार कर जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। प्रयागराज की जो जनसंख्या है 61,54,341 है। कितनी जनसंख्या? 61,54,391 है। पुरुष जनसंख्या 31,31,807 है। ये सारी चीजें हैं। शहरी लिंगानुपात आप देख सकते हैं 862 है। इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या 44,81,518 आपका है। ग्रामीण लिंगानुपात 914 आपका है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका संस्थान स्थित है इलाहाबाद में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका बनाया गया था। आदित्य सांडिल जुड़ गए हैं, जय श्री राम, स्वागत है भैया सभी का, मोनिका जी का, आदित्य जी का, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, ठीक है। चलिए चलिए, मुकेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है भैया। मुकेश श्रीवास्तव आ गए हैं भैया, आपका भी स्वागत है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहीं पे आपका अभी
राजेंद्र या रज्जू भैया राज विश्वविद्यालय है, जिसको 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया था। फिर योगी जी की सरकार आई तो पहले इस विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद राज विश्वविद्यालय था। ठीक है, इलाहाबाद राज विश्वविद्यालय इसका नाम था। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट ने इस सरकार को बनाया था। योगी जी आए तो उन्होंने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, राजेंद्र प्रसाद या रज्जू भैया विश्वविद्यालय आपका कर दिया। ठीक है, चलिए, जगत तारण महिला विद्यालय आपका है, ईसीसी है आपका, उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपका है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पूछा गया सवाल है कि उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो 1999 में ये विश्वविद्यालय आपका बनाया गया था, यहीं पे आपका स्थित है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय आपका 2024 में यहीं पे स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये भी याद रहेगा। तो इसको भी यहीं पे स्थापित किया जा रहा है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, बाकी सारे कई चीजें हैं, अभी सवाल के माध्यम से उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में होता है। माघ मेला शिल्प मेला कहाँ पे लगता है, यही इलाहाबाद में लगता है। महाकुंभ का मेला अभी आपका हुआ है विगत जनवरी फरवरी के महीने में, तो ये भी आपका यही लगता है। गंगा महोत्सव कहाँ पे होता है, इसी प्रयागराज में आपका गंगा महोत्सव भी लगता है। ठीक है, याद रहेगा। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल आपका कुंभ मेला और संगम है, भारद्वाज आश्रम है, पातालपुरी मंदिर यहीं पे है, प्रयागराज किला जिसे अकबर ने बनाया था उसी के प्रांगण में अक्षयवट आपका है, श्रृंगेरपुर धाम है, प्रतिष्ठानपुरी है, मनकामेश्वर मंदिर यहाँ का फेमस है, सरस्वती कूप है, अलोपकारी आपका है, बेनी बाधो मंदिर आपका फेमस है यहाँ का। ठीक है, नागवासकी मंदिर आपका है, बड़े हनुमान जी मंदिर है, और अभी हाल ही में शंकर विमान मंडपम आपका बना है, दुर्वासा ऋषि आश्रम है। तो ये सारे मंदिर भी यहाँ पे आपके स्थित है। ठीक है, खाना बना रहे हैं सर, लाइव भी देख रहे हैं। ठीक है, तो खाना बनाते रहिए, क्लास ऑन करके आप लोग रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो दोनों काम आपका होता रहेगा। चलिए, यहाँ पे नवीन यमुना सेतु जो आपका बनाया गया यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, कितने लोग जानते हैं? नैनी ब्रिज का नाम क्या है बताओ, नैनी ब्रिज का नाम क्या है? जो आपका नैनी ब्रिज बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो नैनी ब्रिज का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, नैनी ब्रिज के बारे में जान लीजिए, इसका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु इसका नाम है। ठीक है, ये भी याद रखना, पूछ लेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेतु कहाँ पे है, तो कई लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जो नैनी ब्रिज है उसी का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका है। ठीक है, प्रवीण राव जुड़ गए हैं, पंडित आदित्य सांडिल्य भी बता रहे हैं 1575 2018। चलो ठीक है, आगे देखिए, बघेली यहाँ बोली जाती है और अवधी आपकी बोली जाती है। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पे किया गया था। याद रहेगा माही जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, और जो आपका प्रयागराज को नैनी से जोड़ता है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो प्रयागराज को झूसी से जोड़ता है उसका नाम शास्त्री ब्रिज है, और जो प्रयागराज से फाफामऊ को जोड़ता है उस ब्रिज का नाम चंद्रशेखर आजाद ब्रिज है। याद रहेगा, तो चंद्रशेखर आजाद हो गया वो वाला। चलिए, अजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं, अपने पुराने स्टूडेंट है, उनका भी स्वागत है। आगे बढ़िए भैया, ये सारी चीजें आपका है। आइए देखते हैं अब सीधे सवालों पे। पहला क्वेश्चन आपका आ गया है, उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र, ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने आ गया है, उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, शंकरगढ़ वाला जो एरिया है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 29 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, बताइए सभी लोग बताइए फटाफट सवाल का। सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए है, या कोयला के लिए है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए आपका प्रसिद्ध है? पहला सवाल आपके सामने है, जितने लोग इस क्लास में जुड़े हैं सभी को इसका उत्तर प्रदान करना है, तो जल्दी से बताइए किसके लिए है। तो शंकरगढ़ वाला जो एरिया है यहां से आपका रेत यानी बालू का खनन किया जाता है, तो सिलिका के लिए ये आपका फेमस है। ठीक है, चलिए, ए बता रहे हैं, सभी लोगों को उत्तर जवाब देना है, जितने लोग जुड़े हैं सबको जवाब देना, बबीता स्नेक सारे लोग बताइएगा। तो सिलिका या रेत के लिए ये आपका शंकरगढ़ वाला एरिया आपका है, यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला रेत पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आर्या, अयांश, स्वाति तिवारी, माधुरी गुप्ता, स्नेक, मनीषा वर्मा, ये सारे लोग उत्तर दे रहे हैं।
शानदार तरीके से। और आगे बढ़िए, लिखा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया जाएगा? बताइए, महाकुंभ 2025 कब से कब तक आयोजित किया गया है? ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, इसका जवाब आपको देना है। कत्तई जहर सवाल आ गया है। कैसा सवाल? कत्तई जहर भैया, आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं जो बुखर जाऊंगा, मुझको मारने की जरूरत है क्या, कलम छीन लो तो खुद ही मर जाऊंगा, इसलिए कलम मत छीनने देना, पढ़ाई अपनी जारी रखना। बताइए, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया गया? 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक, 15 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक, 15 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक, या 13 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक। बताइए, 2 नंबर सवाल आपके सामने है। महाकुंभ जो आयोजित किया गया था वो कब से कब तक किया गया था? बताइएगा। तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया गया था, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, याद रहेगा। तो यही जो आपका पहले कुंभ कहलाता था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इस बार महाकुंभ कर दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? ये सवाल भी आपका पूछा गया है, कत्तई जहर सवाल है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अब बताइए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में किया गया था। सवाल पूछ सकता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब बनाया गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 1866। सवाल क्या पूछा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? लिखा है सर एडवर्ड मियर्स थे, सर हेनरी रिचर्ड्स थे, सर रॉबर्ट स्टुअर्ट थे, सर वाल्टर मॉर्गन थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं था? बताइएगा। देखिए, वर्तमान में इलाहाबाद में जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है वो कितनी है? ये भी याद रखिएगा, 160 संख्या है। ठीक है, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या पूछ सकता है, तो न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है? याद रखिएगा 160 है। याद रहेगा। 31 लोग देख रहे हैं, पूजा वर्मा है, दीपिका गुप्ता है, बिथिक मेहरा क्लासेस, सर जियोग्राफी जीएस पॉइंटर की क्लास भी करा दो। अभी जो क्लास कर रहे हैं वो करिए, शेयर कर दीजिए। अगर इस क्लास में आज 100 लोग पूरे हो जाएंगे तो बाकी मैराथन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो 100 लोग लाइव अगर आ जाएंगे तो जियोग्राफी का मैराथन भी मैं करा दूंगा, लेकिन 100 लोग लाइव आने चाहिए। इसका जवाब कितने लोगों ने दिया है जल्दी से बताइए। चलिए, तो अंतिम जो थे वो सर जॉन गिव थाम थे। कौन थे? सर जॉन गिव थाम थे, सर जॉन गिव थॉम थे। याद रखिएगा, ये अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति थे जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्या थे? सीजीआई थे। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर वाल्टर मॉर्गन जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो पूछेगा पहले कौन थे, तो याद रखिएगा पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले सीजीआई इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन थे, ये हमने आपको लिख के बता दिया। ठीक है, ये देखिए, सर वाल्टर मॉर्गन उनका नाम था, जो कि 1866 में इसके पहले सीजीआई बनाए गए थे। तो अगर आपसे पूछेगा, अगर ये सवाल पूछे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले सीजीआई कौन थे? ठीक है, सीजे मतलब सीजीआई, आई मत लिखिए, सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो उनका नाम है सर वाल्टर मॉर्गन। और अंतिम अंग्रेज कौन थे? तो सर जॉन गिव थॉम थे। ठीक है, आगे बढ़िए। आइए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाल क्या कह रहा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिसमें से एक कौन सा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बताइए। यहां पे दिया है बिल्किस बानो केस, तारकेश्वर केस, आधार केस, केशवानंद भारती केस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे जो केस हैं वो आपके उच्चतम न्यायालय के केस हैं, इनमें से किसी में भी जजमेंट आपका इन्होंने नहीं दिया है। प्रियंका जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। नीतू कुमार जुड़ी है, माधुरी गुप्ता है, महिमा है, ये सारे अपने पुराने स्टूडेंट आ गए हैं। विकास मेहरा क्लास से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए आगे बढ़ जाइए। आइए, अगला आपका दिया है, हाल ही में
भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया था? बताइए, ये सवाल भी आपका पूछा गया है। तो पेंट माई सिटी अभियान जो है वो किस शहर में शुरू किया गया था? याद रखिएगा, पेंट माई सिटी जो आपका शुरू किया गया था इसी इलाहाबाद में शुरू किया गया था। ठीक है, कहां पे शुरू किया गया था? इसी प्रयागराज में आपका शुरू किया गया था पेंट माई सिटी प्रोग्राम। तो ये सवाल पूछा गया है कि पेंट माई सिटी प्रोग्राम कहां पे शुरू हुआ था? यहीं पे हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिखा है मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित है उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। देखिएगा, तो उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आप लोग को पता होगा, जो प्रयागराज के रहने वाले होंगे, ये फाफामऊ वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इलाहाबाद का जो फाफामऊ वाला एरिया है वहां पे ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश राजस्व टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये कहां पे स्थित है? कानपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में या आगरा में? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता है कि ये आपका प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में इसकी स्थापना, सॉरी 1999 में इसकी स्थापना किया गया था। पूछ सकता है स्थापना के बारे में, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा स्थापना कब किया गया है। सारे लोग उत्तर देते हुए चलिएगा, क्लास को शेयर करते हुए चलिएगा। जितने लोग अभी जुड़ गए हैं सबसे निवेदन है कि क्लास को एक बार शेयर जरूर मार दीजिएगा। अभय सिंह, दीपिका, माही, माधुरी, नीतू, राधा, अयांश, अभी काफी कम लोग हैं। टाइमिंग चेंज हुआ है, काफी कम लोग हैं। सबको बताया था क्लास इस टाइम चलेगी। नैना भी आ गई भैया, स्वागत है नैना जी, आपका भी स्वागत है। चलिए आगे बढ़िए, लिखा है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जनपद कौन सा? बताइए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहां पे है? चलिए, इसका जवाब है आपके पास, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर सभी लोग छाप दीजिए। ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है भैया। चलिए बताइए इसका जवाब बताइए। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ठीक है, ट्रिपल आईटी आप कह सकते हैं, इसी को कहते हैं ट्रिपल आईटी। ये आपका कहाँ पे स्थित है? झलवा में आपका स्थित है। ठीक है, तो ये आपका झलवा प्रयागराज में आपका ट्रिपल आईटी स्थित है। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो झलवा प्रयागराज में है ट्रिपल आईटी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो? अभय, अजय, दीपिका, कानपुर में नहीं भैया, यहाँ पे है, प्रयागराज का सवाल है। स्वाति तिवारी जुड़ी है, स्वागत है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? बताइए, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे बनाया जा रहा है और 2024 में इसकी नींव आपका कहाँ पे रखा गया, आपको बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय 2021 में इसका न्यू रखा गया है। ठीक है, मेहरा विकास सर 20 को शेयर किया हूं, धन्यवाद भैया मेहरा जी आपका। आप सभी लोग कम से कम 5-5 लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है। नैना, मनीषा, सारे लोग, 27 लोग जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत है। प्रयागराज गुप्ता भी आ गई, उनका भी स्वागत है। चलिए, अलीगढ़ में, अयोध्या में, मथुरा में या प्रयागराज में? तो इसकी जो स्थापना करने का रखा गया है 2021 में प्रयागराज में। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाया जा रहा है, याद रहेगा। पूजा वर्मा, दीपिका गुप्ता, सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़िए, लिखा है निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? बताइए, तो ये सब तो भैया हलवा सवाल है। इलाहाबाद में कुंभ मेला आपका लगता है। ठीक है, इलाहाबाद में आपका कुंभ मेला लगता है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? कत्तई जहर सवाल आ गया है, कत्तई जहर सवाल आ गया। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, और वह हृदय नहीं वह पत्थर है। जो इस क्लास को शेयर ना करे और लाइक ना करे। तो भैया आप सभी से निवेदन है कि 5-5 लोगों को शेयर करिए, अपने अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास में आ पाए। और हमारा जो, जैसे जितने ज्यादा लोग रहते पढ़ाने में उतना मजा आता है। ठीक है, नई नई चीजें अंदर से निकलती हैं। तो आप लोग के साथ से ही संभव है, आज तक आपने ही साथ दिया है। तो इसी क्लास में हम लोगों के पास 120-20 लोग लाइव रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ देंगे, आप लोग सहयोग देंगे तो और लोग आएंगे। चलिए, ये आपका हजरतगंज लखनऊ है,
पार्क स्ट्रीट कोलकाता है, लोकनाथ इलाहाबाद में, तो हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं बांसुरी वादक थे, लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ है। लोकनाथ की होली बहुत फेमस है। ये लोकनाथ वाली जो होली है, आप लोग इसको आज अपने यूट्यूब पे डालिएगा, लोकनाथ होली, ठीक है। तो लोकनाथ की जो होली प्रयागराज में खेली जाती है, ये चौक वाले एरिया में है भैया। कपड़ा फार होली होती है, बहुत फेमस होली है। तो लोकनाथ होली कहाँ पे खोली जाती है? इसी प्रयागराज में खेली जाती है। निष्ठा जुड़ गई है, स्वागत है निष्ठा जी, आ जाइए, आपका भी स्वागत है। चलिए धीरे धीरे अपने सारे पुराने स्टूडेंट आ रहे हैं, और देखिए सभी लोगों ने लाइक नहीं किया, सब लोग अब लाइक कर दो भाई, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसने 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ स्थानांतरित किया था? बताइए। तो अवध प्रांत जो पहले था, फिर आगे चल के जो संयुक्त प्रांत बना था, 1921 में उसकी राजधानी लखनऊ बनाई गई थी। लखनऊ बनने के पहले उसकी राजधानी क्या थी? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो पहले क्या थी, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है, बताइए। चलिए, तो इलाहाबाद से लखनऊ को स्थानांतरित किया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछेगा अगर सवाल 1921 में कहां से कहां राजधानी स्थानांतरित की गई थी, तो 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ को स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो पूछेगा राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित किया गया, तो याद रखिएगा संयुक्त प्रांत की जो राजधानी है वो पूछेगा लखनऊ कब बनाया गया। ये सवाल आपका आएगा कि संयुक्त प्रांत की जो राजधानी है वो लखनऊ कब बनाया गया। तो भैया 1921 में राजधानी इलाहाबाद से कहां ट्रांसफर कर दी गई थी? लखनऊ ट्रांसफर कर दी गई थी। सबको याद रहेगा? बताइए, सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। आगे बढ़ेंगे भैया, अगला सवाल देखेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, 31,000 सवाल है, सभी लोग इसका उत्तर छाप दीजिए भैया। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां पे हुआ था? 31,000 सवाल है, सबको बताना। नैना, निष्ठा, महिमा, माधुरी, प्रियंका, नीतू, सभी लोग इसका जवाब देंगे। पूजा वर्मा, माधुरी गुप्ता, जितने लोग हैं बताइए। कानपुर में कब हुआ था भैया? कानपुर में कब हुआ था? 1925 में हुआ था, और सरोजनी नायडू उसमें इसकी अध्यक्षता कर रही थी, ठीक है। सरोजनी नायडू जो है वो क्या थी? कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे थी। तो पहली बार किसी भारतीय महिला ने कांग्रेस का अध्यक्षता कब किया था? तो पहली बार कोई भारतीय महिला जो थी सरोजनी नायडू थी, 1925 में, ठीक है। चौथा अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, यानी कि 1888 में जो अधिवेशन हुआ था, ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, ठीक है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, याद रहेगा। तो कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था 1888 में, वो कहां पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। 1916 में आपका कहां पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था, याद रहेगा। तो 1916 में आपके कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद में कब कब हुआ? तो भैया 1888 में हुआ, 1892 में भी यहाँ पे हुआ था, और 1910 में भी हुआ था। तो इलाहाबाद में कुल कितने अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के? 3 अधिवेशन हुए, इस बात को याद रखिएगा। टीचर्स लाइव जुड़ गई भैया, टीचर्स लाइव आपका स्वागत है, स्वागत है भैया। टीचर्स लाइव दिन में नहीं आती है, चलिए रात में ही आप आ गई हैं, तो स्वागत है। 1905 में बनारस में हुआ था, ये बात भी आपका सही है, ठीक है। तो बनारस में आपका कब हुआ? 1905 में हुआ था, ठीक है, बनारस में 1905 में हुआ। लखनऊ में आपका अधिवेशन कब कब हुआ है? तो लखनऊ का भी आप लोग याद रखिएगा, 1899, 1916 और 1936, ठीक है, 1936। और इसके अलावा एक और हुआ था 1899 में, ठीक है, 1899 में हुआ था। तो देखिए कहां कहां कौन कौन से हुए थे वो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्लियर करते हुए चलिएगा। कुलदीप श्रीवास्तव, पूजा, अजय, आयांश, जितने लोग जुड़े हुए हैं, देखिए सवाल आपका था, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? तो कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था 1888 में, वो पहली बार इलाहाबाद में हुआ। 1888 में
और इसके अलावा इलाहाबाद में 2 और अधिवेशन हुए थे, एक 1892 में हुआ था, एक 1910 में हुआ था। दोनों याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है। ठीक है, निधि वर्मा जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत है। चलिए, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। 1925 में जो आपका कानपुर में हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और इसके अलावा वाराणसी में 1905 में हुआ था, और लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए थे, 1899, 1916 और आपका 1936 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल है, लिखा है 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद किसने किया था? बताइए। तो इलाहाबाद का जो नाम रखा गया वो पहले प्रयाग था, लेकिन 1583 में चेंज किया गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद नाम किसने रखा था, यानी प्रयाग से नाम बदल के इलाहाबाद कब रखा गया? तो देखिए भैया, प्रयाग से बदल के इलाहाबाद कर दिया गया। ठीक है, इलाहाबाद कर दिया गया। कब किया गया? ये काम किया गया 1583 में, और इसके बाद फिर जो आए योगी बाबा आए तो उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद से इसका नाम बदल दिया। कब? 2018 में। दोनों डेट याद रखिएगा। 2018 में वापस से इसका नाम क्या कर दिया गया, अब की बार प्रयाग में राज जोड़ दिया गया, हो गया प्रयागराज। ठीक है, चलिए, तो नाम किसने बदला था? अकबर ने बदला था 1583 ईस्वी में, याद रखिएगा। और पुनः इसका नाम बदला गया है योगी जी के द्वारा, और योगी जी ने 2018 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, प्रयागराज। तो दोनों का डेट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दीपिका, टीचर्स लाइफ, माही, माधुरी, मनीषा, जितने लोग जुड़े हुए हैं सारे लोग इसका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला है, इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी क्या, या लियाकत अली कर रहे थे, या कुंवर सिंह कर रहे थे, या नाना साहब कर रहे थे? बताइए। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का, विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्वाति तिवारी, राधा रानी, निष्ठा, महिमा, माही, टीचर्स लाइफ, मनीषा वर्मा, दीपिका गुप्ता, अजय त्रिपाठी, ये सारे लोग हैं, इनको आपको बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए, तो ये आप लोग जानते हैं कि आपका लियाकत अली जो थे वो इलाहाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, झांसी में कौन कर रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी में नेतृत्व कर रही थी, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, कुंवर सिंह जो है ये पटना में नेतृत्व कर रहे थे, जगदीशपुर या पटना आप कह सकते हैं। तो कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा जो नाना साहिब है ये आपका कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो जो जो लोग कहाँ कहाँ नेतृत्व कर रहे थे वो हमने आपको बता दिया। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उसमें कौन कौन कहाँ नेतृत्व कर रहा था आपने देख लिया। मनीषा वर्मा, लियाकत अली, सुनील जुड़ गए हैं, कुलदीप श्रीवास्तव हैं, टीचर्स लाइफ है, ये सारे लोग उत्तर दे रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? कत्तई जहर सवाल है, कत्तई जहर सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है और कत्तई जहर सवाल है। पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया गया है बताइएगा। ये 2024 में सवाल पूछा है, यूपी कांस्टेबल में ये सवाल आया हुआ था, तो सवाल उठा के पूछ सकता, आपको बताना है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, निष्ठा 14 का पी 15 का क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है वो यहीं पे बनाया जा रहा है। शिवालय पार्क कहाँ पे है? शिवालय पार्क आपका कहाँ पे है? तो अरेल घाट वाले एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहां पे शिवालय पार्क बनाया गया है। इस पार्क की विशेषता ये है कि यहाँ पे जितने भी भारत के प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों को लोहे के वेस्टेज से बनाया गया है। ठीक है, तो भारत के सभी प्रसिद्ध मंदिर इस शिवालय पार्क में बनाए गए हैं जो कि लोहे के वेस्टेज से बनाए गए हैं। इस बात का खास ख्याल आप लोग रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो शिवालय पार्क यहीं पे है, और उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क भी आपका प्रयागराज में बनाया गया है। ये शिवालय पार्क जो है ये अरेल घाट वाले एरिया में है। कहाँ पे है? अरेल घाट वाला जो आपका एरिया है वहीं पे ये शिवालय पार्क आपका है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 34 लोगों तक ये आवाज पहुंच गई है। गौरव चौधरी हैं भैया, वो भी जुड़ गए हैं। गौरव चौधरी भाई का भी स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो देखिए, ट्रैफिक पार्क आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क पूछ सकता है, लेटेस्ट है, 2024 का सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। शिवालय पार्क बनाया गया है लोहे के वेस्टेज से, अरेल घाट में बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है? बताइए। इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में
कौन सा खनिज ऐसा है जो आपका पाया जाता है? सवाल आपके सामने है। ग्लास रेत पाया जाता है, संगमरमर, बॉक्साइट या आपका यूरेनियम? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लास रेत है। तो करछना तहसील में आपका ग्लास रेत पाया जाता है। 39 लोग जुड़ गए, सभी का स्वागत है। इसी तरीके से आप लोग शेयर करते रहिए भैया, सभी लोग शेयर करते रहेंगे क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा एक ऐसा शहर है जो निर्यात विकास केंद्र नहीं है? कत्तई जहर सवाल आपके सामने आ गया है। महेंद्र सिंह लखनऊ से जुड़ गए, गुड इवनिंग भैया। महेंद्र जी आपका स्वागत है। टीचर्स लाइव, महिमा, स्वाति, नैना, दीपिका, मनीषा, निधि और इसके अलावा गौरव चौधरी हैं, बबीता है, नैना है, सबका स्वागत करता हूं। अब जल्दी से इसका जो आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए, आगरा जो है वो निर्यात जोन है, खुर्जा है, मेरठ है, लेकिन आपका प्रयागराज जो है वो निर्यात जोन आपका नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए याद रहेगा। चलिए, आगरा जो है वो सिल्क कारपेट के लिए है, बाकी चीजों के लिए है। मेरठ आपका खेल के सामान के लिए है। और आगे बढ़िए, अगला है, यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहां पे व्यवस्थित है या अवस्थित है? आप बताइएगा। तो भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो कहां पे है? बताइए, फटाफट बताइएगा। चलिए, इसको कहते हैं ITIL। ITIL ये कहां पे है? दिया है कानपुर और गोरखपुर, नैनी और रायबरेली, लखनऊ और वाराणसी या आगरा और अलीगढ़? जितने लोग जुड़े हैं 39 लोग इस समय क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग खटाखट इसका जवाब देंगे। बताइए कहां पे है? संख्या 40 पहुंच गई है। तो याद रखिएगा, नैनी, प्रयागराज और रायबरेली आपका है, यहाँ पे ये इंडस्ट्री आपका स्थित है। ठीक है, तो नैनी में आप जाएंगे, वहां पे भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड आपका स्थित है, इस बात को ध्यान लीजिएगा। चलिए, बहुत सही भैया, शानदार जवाब दे रहे हैं आप सारे लोग। और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। आगे बढ़िए भैया, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम क्या किया गया? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। अंकुल यादव भैया, अभय सिंह, सबका स्वागत है। भगत सिंह के नाम पे, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। ठीक है, और आगे बढ़िए भैया, प्रयागराज में किस फल के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। प्रयागराज आम के लिए है, तो आम के लिए आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद फेमस है। ठीक है, तो आम के लिए फेमस है मलिहाबाद, और अमरूद के लिए आपका क्या फेमस है? प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज जिला किस फल के लिए फेमस है? याद रखिएगा, आम के लिए, और खासकर लाल वाला जो आम होता है वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए भैया। अगला है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? बताइए, उत्तर प्रदेश का जो राजस्व परिषद है वो किस जिले में स्थापित किया गया है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्व परिषद की स्थापना किस जिले में की गई है? जल्दी से सारे लोग इसका उत्तर बताएंगे। राजस्व परिषद की स्थापना किस जिले में किया गया है? भैया बताइए भैया, ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। राजस्व परिषद आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है। आप अगर जाएंगे एजी ऑफिस के सामने, आप देखेंगे एजी ऑफिस की जो बिल्डिंग बनी है सिविल लाइंस में, उसके जस्ट सामने राजस्व परिषद का मुख्यालय आपका स्थित है। ठीक है, तो एजी ऑफिस के सामने राजस्व परिषद का मुख्यालय जो है वो आपका स्थित है। ठीक, आगे, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कई बार सवाल ये आपका पूछा गया है कि ये आपका कहां पे स्थित है। लगभग लगभग बार ये सवाल आया है, आपको बताना है ये कहां पे है, जल्दी से बताइएगा। तो भैया, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो कहां पे है? देविका, महिमा, निष्ठा, माही, अंकुल, राधा, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में, याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको याद रहेंगी। तो भैया, इलाहाबाद जो जनपद के बारे में हम मंडल पढ़ रहे थे, उस इलाहाबाद मंडल में हमने आपका एक मंडल पढ़ के समाप्त कर दिया। ठीक है, सॉरी, प्रयागराज मंडल के अंतर्गत कुल 4 जिले हैं, इनमें से एक जिला था प्रयागराज। प्रयागराज के बारे में जितने सवाल आपके बन सकते हैं उन सारे सवालों को हमने पढ़ा। अब आपका दूसरा जिला जो है फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर जिला किस में आता है? तो प्रयागराज मंडल में ही आता है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सवाल देखेंगे क्या क्या हो सकता। पहले देखिए इसकी सीमा कहां कहां लगती है। रायबरेली को लगती है, प्रतापगढ़ को लगती है,
कौशाम्बी को लगती है, चित्रकूट को लगती है, ठीक है, बांदा को लगती है, हमीरपुर को भी लगती है, और आपका क्या लिखा गया है, कानपुर को लगती है, ठीक है, और इसके अलावा आपका उन्नाव को लगती है। तो भैया फतेहपुर जो है वो 8 जिलों से सीमा साझा करता है। कितने जिलों से? 8 जिलों से सीमा साझा कर रहा है। रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कानपुर नगर और आपका उन्नाव। दैट मीन्स 8 जिलों से सीमा साझा करता है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कितने जिलों से सीमा साझा करता है। आज हिंदी की क्लास नहीं हुई थी क्या? नहीं, आज केवल आपकी पूरी मैराथन क्लास चलेगी इसी के बारे में, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे आइए, देखते हैं फतेहपुर जनपद के बारे में और वहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, फतेहपुर का मुख्यालय फतेहपुर है, प्रयागराज मंडल का ये भाग है। इसका पहले का जो नाम था वो रणभूमि नगर था। याद रखिएगा भैया, उत्तर प्रदेश का परीक्षा है। आरो यारो, नाम में भैया कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये सवाल अगर आए, सारे क्वेश्चन प्रयागराज के हैं सर? नहीं, ये सारे क्वेश्चन मंडल वाइज हमने इस सवाल को बनाया, जिला दर्शन नाम दिया है, ठीक है। तो अलग अलग जिलों के सवाल हम लोग देखते हुए चलेंगे। इतिहास स्थापना देखिए, प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का भाग था, ठीक है। तो ये जो फतेहपुर है ये पहले वत्स महाजनपद का भाग था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए, गंगा यमुना नदियों के दोआब में ये आपका स्थित है, ठीक है। 31 अगस्त 1826 को इलाहाबाद एवं कानपुर जनपद के कुछ भाग को अलग करके फतेहपुर जनपद की स्थापना की गई थी। वैदिक युग में जिले के क्षेत्र को अंतरदेश के नाम से भी जाना जाता था। बाकी सारी चीजें दी हैं। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में ये आपका स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे गंगा और यमुना नदी आपकी है, ये आपकी प्रवाहित हो रही है, ये दो नदियां आपकी बहती हैं। झीलें अगर देखें तो मोराई ताल आपका है, ठिठौरा झील है, ठीक है। ये दोनों झीलें आपकी यहीं पे है, मोराई ताल और ठिठौरा झील है, ठीक है। रानी लक्ष्मी, सॉरी, लक्ष्मी लक्ष्मी ताल आपसे कई बार सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। लक्ष्मी ताल और रामगढ़ ताल, ये दोनों ताल हैं, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ ताल आप जानते हैं गोरखपुर में है, ठीक है। रामगढ़ ताल कहां हो जाएगा? गोरखपुर में। लेकिन लक्ष्मी ताल कहां पे? कमेंट करके बताइएगा जितने लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। आयांश, तथागत, स्वाति, पूजा, माही, कुलदीप, आयांश, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बताएं लक्ष्मी ताल कहां पे है। तो फेमस है लक्ष्मी ताल। मुझे पता है कि लगभग लोगों को इसका उत्तर नहीं पता होगा, लेकिन ये सवाल पूछा गया इसलिए जवाब दे दे रहा हूं, झांसी में है, ठीक है। चलिए, रामगढ़ ताल पूछेगा तो गोरखपुर, और लक्ष्मी ताल पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? झांसी बताएंगे। याद रहेगा यहां तक? आगे बढ़ जाते हैं भैया। चलिए, झांसी है, झांसी, लक्ष्मी ताल झांसी है, ठीक है। लक्ष्मी ताल कहां हो जाएगा? झांसी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, मोराई ताल और ठिठौरा झील कहां पे हो जाएगा? फतेहपुर में। याद रखिएगा, ये दोनों झीलें आपका फतेहपुर में हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए भैया, ऊर्जा परियोजनाएं हैं, ऊपरी गंगा नहर और निचली गंगा नहर, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों यहाँ पे परियोजनाएं हैं। चमड़ा उद्योग यहाँ पे है, हस्तशिल्प उद्योग है, ये सारी चीजें आपकी हैं। पश्चिम बिहार यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए हम इसके बारे में बताएंगे नहीं। ओडीओपी आप लोग जान लीजिएगा, बेडशीट और लौह निर्माण कार्य को यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। किसको किसको? महेंद्र सिंह लखनऊ भैया स्वागत है। नैना, महिमा, मनीषा है, अयांश है, अंकुल है, टीचर्स हैं। तथागत कह रही मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, बताइए कैसे काम चलेगा। राकेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ का मलवा का पेड़ा जो है वो बड़ा फेमस है, भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है, यानी जीआई टैग मिला हुआ है। किसको? मलवा का पेड़ा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़िए भैया, और देखिएगा फतेहपुर का प्रशासनिक देख लेते हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 1 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 6 है। विंदकी है, खागा है, जहानाबाद है, हुसैनगंज है, अयासा है और आपका फतेहपुर है। तो ये 6 आपकी विधानसभा सीटें हैं, बिंदकी, खागा, जहानाबाद, हुसैनगंज, अयासा और फतेहपुर, ठीक है। चलिए, 3 तहसीलें हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि लोकसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीटें कम से कम जानते रहिए कि यहाँ पे 6 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। चलिए, रामबाग ताल पर ही खड़ा हूं सर, ठीक है। अजय त्रिपाठी कह रहे हैं सर रामगढ़ ताल पे हूं। सर कितने बजे तक क्लास चलेगी? भैया क्लास अभी चलेगी कम से कम 10 बजे तक, ठीक है। 10 बजे तक क्लास चलेगी, अभी तो 8 भी नहीं बजा है।
चलो आगे बढ़ो भैया। फतेहपुर की जनसंख्या दी गई है, ये सारी चीजें दी गई हैं, ग्रामीण जनसंख्या दी गई है। यहाँ पे आपका लेना देना है नहीं, जो पढ़ने लायक चीज है वो बताऊंगा। यहाँ पे शीतला देवी का मेला लगता है, ठीक है। मानव मंगल संस्थान पूछेगा कहाँ पे है, तो मानव मंगल संस्थान आपका फतेहपुर में है, याद रहेगा, ठीक है। मनीष कुमार जुड़ गए सीतापुर से। मोनू मस्ती, सभी भाई लोग वीडियो को शेयर कर दें। मोनू मस्ती जुड़े हैं भैया, आप भी शेयर कर दीजिएगा। जय भीम भैया, स्वागत है मोनू जी। प्रियंका जी आप भी जुड़ी है, आप भी शेयर कर दीजिए। चलिए, शीतला देवी मेला, महादेव का मेला, पशु मेला और आपका कृषि मेला है, ये सारे मेला आपके फेमस है। दर्शनीय और धार्मिक स्थल देखिए, ओम घाट आपका, भिटौरा, असनी, ये सब फेमस है। यहाँ पे बघेली भाषा बोली जाती है, ठीक है। सरेला गांव में पहले रेल पार्क का निर्माण आपका किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रयागराज मंडल का फतेहपुर था। फतेहपुर पे कोई भी सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए हमने कोई सवाल नहीं कराया, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे देखते हैं, अगला जिला देखते हैं। अब पढ़ेंगे कौशाम्बी के बारे में, ठीक है। तो फतेहपुर पे कोई सवाल नहीं है, इसलिए फतेहपुर पे हमने सवाल लिया नहीं। कौशाम्बी पे आपको एक दो सवाल मिलेंगे, तो कौशाम्बी वाले सवालों को देखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, रायबरेली आपका दिया गया है, प्रतापगढ़ आपका दिया गया है, प्रयागराज आपका दिया गया है, चित्रकूट दिया गया और आपका क्या दिया गया है, फतेहपुर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, ये जिला जो है, एक जिले से प्रतापगढ़ 2, प्रयागराज 3 हो गया, चित्रकूट आपका 4 हो गया, फतेहपुर हो गया 5। यानी कौशाम्बी जो है वो टोटल 5 जिलों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो 5 जिलों से सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। चलिए, कौशाम्बी जनपद के बारे में और देखिएगा, इसकी स्थिति देखिए, मुख्यालय क्या है, मंझनपुर है। तो पहले तो ये याद रखिएगा, कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है भैया, मंझनपुर है। तो एक तो ये सवाल मिलाने को आता है कि जिन जिन जिलों का मुख्यालय अलग नाम से है, जैसे कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर हो जाएगा, मंझनपुर। उसी तरीके से जो हमारा जिला है, यानी अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर का मुख्यालय पूछता क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अकबरपुर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कानपुर देहात का पूछता है, मिलाने के लिए ये सब सवाल आते हैं। कानपुर देहात का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय जो है उसका नाम है अकबरपुर माटी, ठीक है, माटी। चलिए, इसी तरीके से सोनभद्र है, सोनभद्र का क्या हो जाएगा, रॉबर्ट्सगंज हो जाएगा। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। तो जिन जिन जिलों के नाम आपके और उनके मुख्यालय के नाम अलग अलग हैं, वो सवाल मिलाने को आता है। 11-12 ऐसे मुख्यालय हैं जिनका नाम अलग अलग है, ठीक, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, शिवानी सिंह जुड़ गए, गुड इवनिंग सर, स्वागत है शिवानी जी। मनीषा वर्मा, अकबरपुर अंबेडकर नगर का, तो ये देखिए, कौशाम्बी का मंझनपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, ऐसे ऐसे अलग अलग जिलों का है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको चीजें बता दिया, ठीक है। चलिए चलिए, कौशाम्बी जिला कब बनाया गया था, तो 4 अप्रैल 1997 को इसे प्रयागराज जिले से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। जो यहाँ का मुख्यालय है मंझनपुर, ये यमुना नदी के उत्तरी तट पर प्रयागराज से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। तो पूछ सकता है कि मंझनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा यमुना नदी के तट पर स्थित है। और इसे इलाहाबाद से काटकर नया जिला कब बनाया गया था, तो 4 अप्रैल 1997 को इलाहाबाद से काटकर नया जिला बनाया गया था। अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगला सवाल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बुद्ध के समय कौशाम्बी भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से एक था। देखिए, कौशाम्बी एक ऐसा शहर है या ऐसा जिला है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का केंद्र रहा है, ठीक है। तो कौशाम्बी को याद रखिएगा, जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का केंद्र रहा है, ठीक है, दोनों धर्मों का केंद्र रहा है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जो बौद्ध और जैन दोनों का केंद्र रहा है, तो उसको आप लोग इसका नाम याद रखिएगा, ये दोनों का केंद्र रहा है, ठीक है, क्लियर है। देखिए, यह जनपद छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली भी रही है, ठीक है, पद्म प्रभु की जन्मस्थली है। तथा इसी जनपद में महात्मा बुद्ध ने अपना 9वां वर्ष ऋतु व्यतीत किया था। कौशाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। सवाल पूछेगा, आद्य नगरीय स्थल किसे कहा जाता है, सवाल क्या आएगा,
आद्य नगरीय स्थल किसे कहा जाता है? तो कौशाम्बी को कहा जाता है। ठीक है, बढ़िए आगे भैया। दिया है ये यमुना के बाएं तट पर अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। इलाहाबाद से सीमा लगती है, फतेहपुर चित्रकूट, प्रतापगढ़ चित्रकूट से लगती है। यहाँ पे गंगा और यमुना नदी आपकी बहती है। चलिए, अलवरा झील पूछेगा कहाँ पे है, बताइए। ये विदेशी पक्षियों का आगमन यहाँ पे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अलवरा झील आपका कहाँ पे है? यहीं पे है। टीचर्स लाइफ कौशाम्बी जुड़ गए, स्वागत है। चलिए, तो अलवरा झील कहाँ पे है? शिवानी जी बताइएगा। अलवरा झील भैया विदेशी पक्षियों के आगमन के लिए फेमस है, यहीं पर है। खाद्य प्रसंस्करण में आपका केला यहाँ का फेमस है, कौशाम्बी का केला। ठीक है, तो कृषि केला प्रसंस्करण उद्योग यहाँ का फेमस है। पूछ सकता है केला कहाँ का फेमस है, तो यहीं का फेमस है। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौशाम्बी का केला शामिल है, पूछेगा तो केला के खाद्य प्रसंस्करण के लिए आपको शामिल किया गया है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो कौशाम्बी का जो केला है वो खाद्य प्रसंस्करण में आपका शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, लोकसभा सीटों की बात करें तो कौशाम्बी एक लोकसभा सीट है। कौशाम्बी से इस समय सांसद कौन है, कोई नाम बताएगा? कौशाम्बी के सांसद कौन है? तो शायद पुष्पेंद्र सरोज हैं, जो कि दूसरे सबसे युवा सांसद हैं। पुष्पेंद्र सरोज भैया ये दूसरे सबसे युवा सांसद हैं जो इस बार की लोकसभा चुन के गई है। तो पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। विधानसभा क्षेत्र यानी विधानसभा की सीटें यहाँ पे 3 है, एक मंझनपुर है, एक सिराथू है और एक आपका चायल है। सिराथू वही स्थान है जहां से केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़े थे भाजपा से, जो कि हमारे डिप्टी सीएम है और चुनाव गए थे हार। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, अब बढ़ते हैं भैया आगे। अगला सवाल देखेंगे भैया, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो बताने लायक चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मूरतगंज का पशु मेला कहाँ लगता है? तो कौशाम्बी में लगता है। मूरतगंज का पशु मेला कहाँ लगता है? यहीं पे लगता है। प्रभासगिरी का मेला कहाँ पे लगता है? कौशाम्बी में लगता है। ठीक है, शीतला मंदिर में गधों का मेला, ये बताओ भैया। गधों का मेला भैया, शीतला माता मंदिर में गधों का मेला लगता है। अब बताओ भैया, जब गधा उधा मेला लगेगा तो क्या होगा? दशहरा मेला, ठाकुर जी महाराज का मेला, ये सारे मेले हैं। ठीक है, चलिए, अवधी बोली यहाँ पे बोली जाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, देखते हैं कोई सवाल आया था। सवाल आपके सामने पहला है, देखिए सवाल क्या आया था। कौशाम्बी का एक हिस्सा है मेरठ डिवीजन, लखनऊ डिवीजन या प्रयागराज, बताइए। तो कौशाम्बी किस मंडल का भाग है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइएगा। तो कौशाम्बी किस मंडल का भाग है? याद रखिएगा, कौशाम्बी जो है वो प्रयागराज डिवीजन का भाग है। ठीक है, तो प्रयागराज मंडल का भाग है आपका कौशाम्बी। और आगे बढ़िए, अगला दिया है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? जैन और बौद्ध, अभी मैंने ये सवाल आपको बताया था कि जो कौशाम्बी जिला है वो जैन और बौद्ध दोनों का एक महत्वपूर्ण स्थल आपका माना जाता है। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा। ठीक है, तो जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थल आपका किसे माना जाता है? इसे ही माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो जैन धर्म के जो छठे तीर्थंकर हैं पद्म प्रभु। ठीक है, जैन धर्म के छठे तीर्थंकर हैं, छठवें। ठीक है, छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु। ठीक है, इनका जन्म यहीं पे हुआ था, याद रखिएगा। तो जैन धर्म के जो आपके छठवें तीर्थंकर हैं पद्म प्रभु, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? यहीं पे हुआ था, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, यहीं पे पद्म प्रभु का मंदिर भी है। तो पद्म प्रभु का जन्म यहाँ पे हुआ था, तो इनका मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा। पद्म प्रभु का जन्म यहाँ पे हुआ था और महात्मा बुद्ध ने भी अपना 9वां वर्ष यहीं पे गुजारा था। तो इसलिए ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का एक प्रमुख स्थल है। याद रहेगा, याद रहेगा भैया कि भूल जाओगे? याद रहेगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो अभी आपको बताया हूं, जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो है वो कौशाम्बी है। ठीक है, पद्म प्रभु का मंदिर कहाँ पे है? तो भैया जैन धर्म के जो छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, उन्हीं के नाम पे उनका मंदिर बनाया गया है। तो पद्म प्रभु का मंदिर यहीं पे आपका स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रयागराज मंडल का जो अगला जिला है फतेहपुर, फिर दे दिया भैया। फतेहपुर तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ जनपद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रतापगढ़ जनपद के बारे में आपका पढ़ना है। चलिए,
तो प्रतापगढ़ जनपद के बारे में देखते हैं। प्रतापगढ़ की स्थिति पहले देख लीजिए कहाँ पे है। तो प्रतापगढ़ का मुख्यालय प्रतापगढ़ है, प्रयागराज मंडल में ये पड़ता है। इसका पहले नाम जो था वो बेला भवानी नगर था, या इसको राजाओं का गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेला भवानी नगर या राजाओं के गढ़ के नाम से भी ये आपका फेमस है, याद रहेगा। चलिए, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। इतिहास स्थापना देखिए, प्रतापगढ़ का नामकरण स्थानीय राजा प्रताप सिंह वहां के राजा थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम प्रतापगढ़ रखा गया था। ठीक है, चलिए, प्रतापगढ़ में ही जो आपके मध्य पाषाण कालीन पुलास्थल हैं, जैसे महदहा आपका है, सरायनाहर है और दमदमा है, ये तीनों स्थानों का नाम कई बार पूछता है। कहाँ पे स्थित है? तो प्रतापगढ़ में ही मध्यकालीन पुरापाषाण स्थल जो आपके हैं हड़प्पा काल में, या ये आपके मैदहा है, सरायनाहर है और दमदमा, ये कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ में। कौन कौन से? फिर से नाम देखिएगा, नाम है सरायनाहर, दमदमा और आपका मैदहा। ये तीनों नाम भूलिएगा मत, कभी कभी नहीं, लगभग लगभग ये एग्जाम में पूछेगा ही, ये सवाल आएगा, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसी को बेल्हा प्रतापगढ़ भी आपका कहा जाता है। यहाँ पे एक बेल्हा देवी का मंदिर फेमस है। ठीक है, जो किस नदी के तट पर है? सई नदी के किनारे तट पर स्थित है। ठीक है, सई नदी के किनारे आपका स्थित है। यहाँ से कौन कौन सी नदियां हैं? तो सई नदी और गंगा नदी के तट पर ये स्थित है। सई नदी आपका गुजरती है, अगर आप प्रतापगढ़ आ रहे होंगे तो आप देखेंगे जो पुल बना हुआ है वो सई नदी के तट पर ही ये पुल आपका बना हुआ है। ठीक है, देखिए अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, मेरा उन सभी से निवेदन है कि आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। आगे, इसके पूरब में जौनपुर है, रायबरेली फतेहपुर, सीमा किससे लगती है वो आपका दिया है। ठीक है, गंगा यहाँ से बहती है, गोमती बहती है, सई बहती है और शारदा नदी बहती है। ठीक है, बेती झील आपका पूछता है, बेती झील कौन सा बेती झील है? ये वही झील है जहाँ कहा जाता था कि जो राजा भैया हैं बेती में उनका जो किला है वहीं पे लोगों को मार के फेंक देते थे, ऐसा कहा जाता था। ऐसा किंवदंती है कि राजा भैया से जो टकराता था, राजा भैया जिसपे नजरें अपनी टेढ़ी कर लेते थे, उसको इसी बेती झील में कहा जाता था एक घड़ियाल पाले हैं। ठीक है, तो राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह बोला जाता है एक घड़ियाल पाले हैं इसी झील में, और इसी झील में जो कुछ जिससे दुश्मनी होती थी, जिसको मारना होता था, इसी झील में मार के फेंक देते थे, घड़ियाल खा जाता था, कोई प्रूफ नहीं मिलता था। ठीक है, तो बेती झील याद रखना कहाँ पे है? बेती में है, यही बेती में उनका किला है। ठीक है, राजा भैया का। ठीक है, उनके पिता का नाम है उदय प्रताप सिंह और राजा का नाम है राजा रघुराज प्रताप सिंह। अब राजा रानी का खेल हो गया समाप्त। ठीक है, भारत एक जनतंत्र है, भारत में अब लोकतंत्र है, राजा रजवाड़ा अब समाप्त हो गया, लेकिन अब भैया राजा है तो राजा है। अजगरा झील कहाँ पे है? यहीं पे है। ठीक है, चलिए, नईमा झील कहाँ पे है? यहीं पे है। तो तीन झीलें याद रखिएगा, बेती झील, अजगरा झील और नईमा झील। बेती, अजगरा और नईमा याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल देखिएगा, ऊर्जा परियोजना, शारदा नहर, शारदा सहायक परियोजना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है। ठीक है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज देखिए। अब जो जो ये झील थी, बेती झील वाला जो एरिया था, यहीं पे मैंने बताया राजा भैया की कहानी। अब मायावती की सरकार बनती है 2007 में, तो 2007 में बहन जी की बनती है सरकार, 2007 से 12 तक रहती है मुख्यमंत्री, और इस दौरान राजा भैया रहते हैं जेल में। ठीक है, तो राजा भैया जो कि भाई अपने गुंडई के लिए जाने जाते हैं, है तो नेता। ठीक है, तो ये इनको मायावती जी ने पहुंचा दिया जेल। ठीक है, मतलब अगर मायावती एक बार और आई होती तो राजा भैया कहानी खत्म थी। मायावती एक ही बार उस समय मुख्यमंत्री बनी, 2007 में बनी है तो 4 बार मुख्यमंत्री, लेकिन 7 से 12 के बाद उनका शासनकाल नहीं आया। वो अगर आ गई होती तो राजा भैया कहानी खत्म थी। अब राजा भैया का जो बेती झील था, उसी को मायावती ने क्या बना दिया? उसी को भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बना दिया। ठीक है, तो जब मायावती मुख्यमंत्री बनी और राजा भैया को जेल में डलवाया, उस पूरे झील की तलाशी ली गई थी, वहां से AK-47 और बाकी चीजें आपकी बंदूक वगैरह मिली थी।
अब उसी का नाम भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कर दिया गया, वहां पे मायावती जी ने एक पश्चिम बिहार बना दिया। ठीक, ठीक है, चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे ये भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार याद रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद की अगर बात करें तो आंवला उत्पाद आपका है, जो कि एक जिला वहां का वन डिस्ट्रिक्ट ऑन प्रोडक्ट में शामिल है। ठीक है, भौगोलिक संकेत किसे मिलता है, आंवला को ही दिया गया। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए आगे बढ़िए। प्रतापगढ़ का प्रशासनिक परिचय देखिए। लोकसभा की सीटें यहाँ पे एक हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा की सीट एक है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। सवाल पूछता है कि कितनी लोकसभा है, कितनी विधानसभा है। देखिए, अब यहाँ पे एक पवनेश तिवारी आ गए हैं, इनका पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है। ये कह रहे हैं राजा भैया को खत्म करने वाले खत्म हो गए। अरे मूर्ख हो तुम, तो मैं वो बात बता रहा हूँ जो हुआ है। ठीक है, यहाँ किसी पार्टी का सपोर्ट और वो नहीं हो रहा, वहां तुमको वो बताया जा रहा है जो चीजें घटित हुई हैं। ठीक है, अंबेडकर पश्चिम बिहार क्यों बना उसकी कहानी में बता रहा था, लेकिन तुम ठहरे मूर्ख, तुमको पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं। चलिए आगे देखिए भैया। आगे तहसीलों की संख्या है 5। ठीक है, विकास खंड आपके 17 हैं। आगे बढ़िए भैया। अगला है आपका, देखिएगा भैया अगला। चलिए, मूर्ख रहते हैं भैया, हर जगह आते हैं। आगे देखिए, लिंगानुपात 998 भैया 1000। ठीक है, बहुत ज्यादा है यार प्रतापगढ़ का। इतना नहीं होगा, गलत लिखा है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग देख लीजिए। बेल्हा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, यहीं पे है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, बेल्हा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो बेल्हा देवी का मंदिर आपका यहीं पे स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। अवधी बोली यहाँ पे बोली जाती है। 1920 के दशक में बाबा रामचंद्र, इनको आप जानते होंगे, किसानों के मसीहा कहलाते थे बाबा रामचंद्र। इन्होंने नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया था। तो सवाल पूछा जाएगा, नाई धोबी बंद आंदोलन किसने चलाया था। याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र। यही बाबा रामचंद्र है जिन्होंने किसान सभा की स्थापना की थी। याद रहेगा, किसान सभा की स्थापना। चलिए उम्मीद करता हूँ चीजें आपको याद रहेंगी। तो 1920 के दशक में बाबा रामचंद्र के द्वारा नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। प्रतापगढ़ जनपद अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जनपद है। तो सवाल ये भी बन सकता है, देखिए यहाँ पे अंतिम लाइन जो लिखी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। लिखा है, प्रतापगढ़ जनपद अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जनपद है। तो सवाल पूछेगा, यूपी का कौन सा जनपद है जो अपने भूमिगत जल का सबसे ज्यादा दोहन करता है। तो वो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दोहन करने वाला कौन सा है, प्रतापगढ़ जनपद है। याद रहेगा। चलिए, याद रहेगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अवध किसान सभा के संबंध में विचार कीजिए। सवाल आपके सामने आ गया है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अवध किसान सभा के संबंध में विचार कीजिए। ठीक है, तो प्रतापगढ़ से संबंधित पहला सवाल आपके सामने आ गया है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, बताइए, अवध किसान सभा के संबंध में आपको जवाब देना है, ये सवाल आपके सामने आ गया है। पहला लिखा है 1920 में प्रतापगढ़ में गठित किया गया। तो अवध किसान सभा जो है, अभी हमने बताया था रामचंद्र जी के द्वारा इसको गठित किया गया था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कब गठित किया गया था, 1920 में गठित किया गया था। ये जवाब सही है। किसानों के विरुद्ध तालुकेदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में इसको बनाया गया था, सही है। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने के लिए इसको बनाया गया था, ये भी सही है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इनके मुद्दे का समर्थन किया, ये चारों सही है। चरण सिंह दास द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रतापगढ़ में इसका गठन किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बाबा रामचंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सवाल अब आपको याद रहेगा। अवध किसान सभा 1920 में प्रतापगढ़ में गठित किया गया, किसके द्वारा, बाबा रामचंद्र के द्वारा। ठीक है,
तो 4 आपके ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को हो तो बताइएगा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला जौनपुर है? नहीं। रायबरेली है? नहीं। सुल्तानपुर है? नहीं। प्रतापगढ़ जिला है, ये आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है? यहीं से होता है। ठीक है, दीपिका शिवानी, भैया सब लोग जवाब दो ना, 32 लोग देख रहे हो, 2 लोग जवाब दोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, केवल 2 लोग अगर जवाब दोगे तो मजा नहीं